नमस्कार। आज के खास मेहमान हैं अश्वनी उपाध्याय जी। अश्वनी जी देश के जाने-माने वकील हैं और देश के अलग-अलग अदालतों में जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं। वे लगभग 10-15 साल से तमाम ऐसे विषयों पर भी उन्होंने याचिकाएँ दाखिल की है, जिसको लेके कि शासन, प्रशासन, समाज में एक अलग तरीके का हलचल पैदा होता रहा है। आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक उन्होंने कितनी याचिकाएँ ऐसी दाखिल की हैं, जिसके चलते कि कानून में बदलाव करना पड़ा सरकारों को, अदालतों को महत्वपूर्ण फैसले देने पड़े और समाज में एक सामाजिक और राजनैतिक बदलाव की उम्मीद जगी। अश्वनी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है कि अब तक आपने कितनी याचिकाएँ दाखिल की हैं सुप्रीम कोर्ट में? 100 से ज्यादा है सब सुप्रीम कोर्ट में, बाकी हाई कोर्ट में भी अलग अलग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, दिल्ली हाई कोर्ट में है। टोटल हमारा चूंकि दो दो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा नेटिव प्लेस है, इलाहाबाद मूव कर सकते हैं। दिल्ली हमारी कर्म भूमि है, तो हम दिल्ली जा सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों मिला के 100 से ज्यादा है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 100 है। जहां तक नेचर की बात करें तो जनरली जो सबसे ज्यादा मेरी पीआईएल है वो है इलेक्शन रिफॉर्म पे। उसके बाद जो है मेरी वो है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी पे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस पे है, जुडिशियल रिफॉर्म पे है, पुलिस रिफॉर्म पे है। पुलिस रिफॉर्म पे जो मेरी पीआईएल है वो यूपी के फॉर्मर डीजीपी है मिस्टर प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह जी के साथ मेरी पीआईएल क्लब हो रखी है, तो हम साथ साथ चलती है हमारी। इसके अलावा यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन पे भी मैंने पीआईएल डाली। जैसे मैंने आर्टिकल 35 में चैलेंज किया था, आर्टिकल 370 चैलेंज किया था। तो 35 है, 370 सुप्रीम कोर्ट खत्म करता, उसके पहले सरकार ने खत्म कर दिया। इसी तरीके से ट्रिपल तलाक मैंने चैलेंज किया था, जो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी के मामले में। तो मोटा मोटा करप्शन के मामले मैंने बहुत सारी पीएल फाइल किया है, एंटी करप्शन में। इसके अलावा जैसे लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे, आपको याद होगा मथुरा में जवाहर बाग कांड हुआ था। मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएल फाइल किया था। उसमें एक एसपी को मार दिया गया था, एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी को, और एक एसएचओ संतोष यादव को मारा गया था। तो उसमें मैंने पीएल किया था, उसमें सीबीआई जांच का ऑर्डर हो गया था। अभी उनकी पत्नी को आज तक न्याय नहीं मिला है, आप लोगों के तमाम कोशिशों के बावजूद। जी जी जी, मुकुल अभी वो जी। मैटर सीबीआई ने अभी चार्जशीट फाइल नहीं किया है, मैटर चल ही रहा है। हुँ। तो इस तरीके से अलग अलग विषयों पे है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, इन पे है हमारी। अच्छा, सामान्य तौर पर जो आपकी चर्चा होती है, वो ज़्यादातर उन पीआईएल्स को लेके होती है, जिसमें कि कहीं न कहीं रिलिजन से जुड़ा हुआ है या किसी के फेथ से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी आपने 2-3 जो पीआईएल फाइल किए हैं, उसमें एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेके है। दूसरा आपने वर्शिप प्लेसेस एक्ट के में संशोधन की माँग की है या उसको बदलने की माँग की है। और आपके पीआईएल के बाद अभी वाराणसी की एक अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया है। तो आप पर ये कहा जाता है कि आपका पीआईएल कहीं न कहीं एक दल विशेष या एक विचारधारा विशेष से मोटिवेटेड रहता है। क्या ये सच है या सचमुच आप रिफॉर्म चाहते हैं? वासिन जी, आप हमसे बहुत सीनियर हैं और पत्रकारिता के मामले में आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को जो देख रहे हैं, कि 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जा चुका अब तक। 125 बार संविधान बदला जा चुका है, लेकिन 20% जो ओरिजिनल संविधान है वो 20% लागू ही नहीं किया गया। मैं अपने पीआईएल्स के माध्यम से संविधान के उन्हीं प्रावधानों को लागू करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनको तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण लागू नहीं किया गया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब सबको समान अवसर मिलेगा कैसे, जब सबकी किताब एक जैसी नहीं, सबका सिलेबस एक जैसा नहीं। भाई आईएएस का एक पेपर होता है, एनडीए का एक पेपर, इंजीनियरिंग का एक पेपर, मेडिकल का एक पेपर, बैंक का एक पेपर, रेलवे का एक पेपर। तो एग्जाम में पेपर एक आ रहा है, लेकिन सिलेबस और करिकुलम दुनिया भर के।
सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ाता है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ाता है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ाता, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ाता। तो अगर वास्तव में हमें सबको समान अवसर देना है तो कम से कम 18 साल तक के बच्चों के लिए हमें सिलेबस और करिकुलम एक करना पड़ेगा। यानी इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड करना पड़ेगा, वन नेशन वन करिकुलम करना पड़ेगा, वन नेशन वन सिलेबस करना पड़ेगा। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, सब अपनी अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़े, अपनी मातृभाषा में पढ़े। लेकिन कंटेंट जो होना चाहिए वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, ये कंटेंट एक होना चाहिए। इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं। अब इसको लेके अगर कोई कहता है कि मैं तो कम्युनल हूं या मैं एक किसी पार्टी का एजेंडा चला रहा हूं, तो वो उसकी सोच है, मैं उसको क्या करूं। ऐसे दूसरा आपको बताता हूं, हमारे संविधान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि समान नागरिक संहिता भारत में होगी। और संविधान एक दिन में नहीं बना, संविधान एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, संविधान अकेले बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बनाया, 300 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। और लगभग 1.5 साल से ज्यादा तक संसद में बहस हुई, तब ये संविधान बना। एक एक क्लास पे लंबी बहस के बाद संविधान हमारा बना था। संविधान में पटेल साहब भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, पंडित नेहरू भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, रफी अहमद किदवई भी थे, मौलाना कलाम भी थे, सब लोग थे ऐसे। उन लोगों ने पूरी लंबी चर्चा करके ये कहा कि ये देश सेकुलर देश बनेगा, इस देश में सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा। 125 बार संविधान बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, लेकिन संविधान की जो आत्मा थी आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लागू नहीं किया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, जब तक वो चारों बेटियां मेरे घर में है तब तक तो उनके अधिकार बराबर है, उनके सिविल राइट भी बराबर, उनके ह्यूमन राइट भी बराबर। लेकिन 4 बेटियों में अगर एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई शादी करे, तो जिस दिन उनकी शादी होगी उन चारों के अधिकार अलग अलग हो जाएंगे। उनका मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता चारों का अलग अलग हो जाएगा अगर लेना पड़े तो। उनका एडॉप्शन राइट, गोद लेने का अधिकार अलग हो जाएगा। उनका प्रॉपर्टी राइट अलग हो जाएगा। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हमारे तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दुनिया के किसी भी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इस तरीके से धर्म के आधार पे अलग अलग कानून नहीं चलते। जितने भी दुनिया के सेकुलर कंट्री हैं, जितने भी सोशलिस्ट कंट्री हैं, जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहां सबके लिए एक कानून होता है। लेकिन हमारे लिए आज भी हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए। अब इसका खामियाजा जरा सोचिए। पता चला एक व्यक्ति ऐसा है, मान लीजिए हिंदू है, उनके बच्चे नहीं हो रहे, अब वो अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शादी करना चाहते, तब भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे 7 साल की सजा होगी। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 494 खड़ा हो जाएगा आपके सामने, जेल भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरे किसी एक समुदाय को मौज मस्ती के लिए भी 4 विवाह करने की छूट, 4 निकाह करने की छूट। तो ये जो चीजें चल रही है गलत है। दूसरा उदाहरण, शादी विवाह की उम्र। शादी विवाह की उम्र कितनी होगी ये टोटली हेल्थ का मामला है, राइट टू हेल्थ का मामला है। पहले 15 साल में शादियां होती थी, 16 साल में होती थी। आज की डेट में WHO ये कह रहा है कि 20 साल के पहले शादी बहुत नुकसानदायक है। फिजिशियन कह रहे हैं 20 साल के पहले शादी बहुत नुकसानदायक है। साइकेट्रिक कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं 20 साल के पहले मेंटल मेच्योरिटी नहीं आ रही है। अगर हम आधुनिक जमाने में आत्मनिर्भरता की बात करें तो 20 साल पहले न लड़का आत्मनिर्भर होता है न लड़की आत्मनिर्भर होता है। 20 साल में तो बड़े मुश्किल से ग्रेजुएशन हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में शादी विवाह की उम्र भी अलग अलग, लड़की की 20, लड़के के 21, और बाकियों में चलो 20 और 18 और 21। मुस्लिम में मिनिमम एज डिफाइन ही नहीं है, वो 10 साल में भी कर सकते हैं, 12 साल में भी कर सकते हैं, 13 साल में भी कर सकते हैं। तो ये गलत है। शादी विवाह की उम्र कितनी हो, ये राइट टू हेल्थ का मामला है, ये स्वास्थ्य का मामला है, ये खुशी का मामला है, ये सिविल राइट का इशू है, ये ह्यूमन राइट का इशू है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग दुहाई देते हैं हमको संविधान अपने धर्म को मानने की इजाजत देता है। एकदम झूठ बोलते हैं। मतलब मुझे लगता है आर्टिकल 25 के बारे में जितना झूठ फैलाया गया आज तक किसी ने फैलाया नहीं। संविधान का आर्टिकल 25 रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। इसलिए आर्टिकल 25 की शुरुआत में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इसका मतलब आपकी कोई रीति अगर ऐसी है जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, हेल्थ के खिलाफ, इमोरल है, वो रीति को संविधान नहीं मानेगा। आपकी कोई प्रथा ऐसी है जो पब्लिक ऑर्डर हेल्थ के खिलाफ है, वो संविधान नहीं मानेगा। इसीलिए आप देखिए खतना पे बैन हो चुका, ट्रिपल तलाक पे बैन हो चुका, सती प्रथा पे बैन हो चुका,
दुनिया भर की चीजें अब तक बैन की जा चुकी हैं। तो हम तो केवल ये कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो ईसाई, सबके विवाह की न्यूनतम उम्र समान होनी चाहिए, सबको गुजारा भत्ता एक जैसा मिलना चाहिए, सबको जो है गोद लेने का एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, सबको भरण पोषण का एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, सबको जो है अपना जो सक्सेशन प्रॉपर्टी का राइट है सबको बराबर मिलना चाहिए। अब हम समता समानता की बात करते हैं तो लोग कहते हैं तुम कम्युनल हो, और जो लोग लगातार डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं तो सेकुलर हूं। अब ये इंटरप्रिटेशन तो क्या बताइए, तो चलता रहे। अच्छा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो अभी वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उसको लेके आपका पहले से एक याचिका लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या आपको हाँ, लग रहा है कि आपका पर्पज अब सर्व हो रहा है वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर से, या आप कुछ और चाहते थे उसके अलावा भी? नहीं नहीं वसीम जी देखिए, एक कानून बनाया गया 1991 में जिसको पूजा स्थल कानून कहते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वो कानून 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया, कांग्रेस की सरकार ने। और उस कांग्रेस में उस कानून को मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मैंने तो 20 दलील दिया, 20 ग्राउंड दिए। उदाहरण के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब हर चीज का जो किसी विवाद का समाधान होगा कानून के जरिए होगा। इस कानून ने क्या किया कि जो विवाद चल रहे थे वो विवाद को ही खत्म कर दिया, एक कानून बना के उन विवाद को बोला इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। भारत में जो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, यहाँ पे कोर्ट जाना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 जैसे रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का पार्ट है, ऐसे राइट टू मूव कोर्ट, राइट टू गेट जस्टिस फ्रॉम कोर्ट इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब ये कानून कहता है कि अयोध्या के अलावा और किसी मामले में आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, और कोर्ट में अगर कोई मुकदमा चल भी रहा होगा तो वो खारिज कर दिया जाएगा, ये कानून कहता था। ये कानून क्या कर रहा है कि इन्वेडर के जितने भी जो यहाँ आतताई आए, आक्रांता आए, बाबर, महमूद गजनी, औरंगजेब, उनके गलत कामों को लीगलाइज कर रहा है। सरकार का काम कानून बना के इलीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं होता। सरकार का काम इलीगल कानून बनाकर इलीगल एक्ट को अपराध घोषित करना होता है। सरकार ने ठीक इसका उल्टा कर दिया। दूसरी, अगर आप इसको धर्म के हिसाब से देखें, काशी, मथुरा, भद्रकाली, जौनपुर की अटाला, ये इतने सारे जो धार्मिक स्थान है, बड़े महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जिनका कहीं कहीं जिक्र है, किसी का वेद में जिक्र है, कहीं किसी का पुराण में जिक्र है, किसी का भागवत महाभारत में जिक्र है, किसी का गीता में जिक्र है, किसी का रामायण में जिक्र है, तुलसीदास जी के रामायण में जिक्र है या वाल्मीकि रामायण में जिक्र है। ऐसे स्थानों पे कानून बना के ये कह देना कि आप जा ही नहीं सकते, मुझे लगता है ये तो एक तरीके से भारत में लोकतंत्र को खत्म करके भीड़तंत्र को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग अदालत जाके अगर अपना अपना न्याय नहीं लेंगे तो मजबूर होके लोग लाठी डंडे उठा लेंगे, यहाँ हिंसा फैल जाएगी, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। इसलिए मैंने इस कानून को चुनौती दिया हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और कल्चर मिनिस्ट्री को नोटिस जारी कर दिया। जो काशी वाला मैटर था ये 1991 से चल रहा था, लेकिन 1991 के बाद उसमें कोई प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रही थी कि उस कानून के उस काशी विश्वनाथ के मामले में ये कानून बीच में खड़ा हुआ। ये काशी विश्वनाथ ही नहीं बल्कि मथुरा के मामले में भी कानून बीच में आड़े आ रहा है, भद्रकाली के मामले में भी आड़े आ रहा है, जौनपुर की अटाला के भी में, पूरे भारत में जितने भी इस तरीके के धार्मिक स्थान जिन पे अवैध कब्जा करके रखा गया है उन पे ये बीच में आड़े आ रहा है। तो इसलिए मैंने सारी समस्याओं की जो जड़ थी कानून, किसी कानून को चुनौती दिया। जब ये कानून यहाँ सबजुडिस हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तब जो काशी के लोग थे जिन्होंने जो विवाद वहां पे मुकदमा लड़ रहे थे, उन्होंने अदालत में जाके एक प्रार्थना पत्र देके ये बोला कि जिस कानून की आड़ में ये मामला ठंडा पड़ा हुआ है वो कानून अब खुद ही सबजुडिस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस इशू हो चुका है। अब वो कानून साल भर 2 साल भर में उसकी संवैधानिकता चेक होगी, वैलिडिटी टेस्ट होगी, कानून खत्म होगा नहीं खत्म होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन अब कम से कम इतना तो हो गया कि उस पर मुकदमा शुरू हो चुका है। तो उन्होंने अदालत से ये रिक्वेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को जब तक टेस्ट करेगा तब तक आप एएसआई को ऑर्डर कर दो कि यहाँ के बारे में वो एविडेंस इकट्ठा कर। अगर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर देगा तो जो आगे फर्दर वहां पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं ये कानून बढ़िया है तो एएसआई की रिपोर्ट के बाद मामला वहीं खत्म हो जाएगा। तो पैरेलल में दो काम हो रहे हैं। मैं इस कानून मेरी पीआईएल पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, उधर एएसआई खुदाई करती रहेगी।
वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि 1.5 साल के अंदर इस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेगा। और एक बात मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अपने जितनी मुझे नॉलेज है, ये कानून 2 दिन में टिकने वाला नहीं अदालत में। जिस दिन सुनवाई शुरू होगी मात्र 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। इतना इस कानून में झोल है, इतनी इसमें ही कमियां हैं। उदाहरण के लिए संविधान में काम का बंटवारा है, काम के जो बंटवारा है उसमें एक यूनियन, जिसको लिस्ट 1 कहते हैं, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 कहते हैं स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, कि मतलब भारत के बाहर जितने विदेशी स्थानों पे जो धार्मिक स्थान है उनके बारे में नियम कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अगर मक्का मदीना जाना है तो वहां क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशन होगा, कैसे आप जाओगे, क्या नहीं जाओगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी। कैलाश मानसरोवर जाने के बारे में जो नियम कानून बनाना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन पिलग्रिमेज विद इन इंडिया वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो लिस्ट 2 का पार्ट है। तो इसका मतलब ये कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को था ही नहीं, उसने अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाके कानून बनाया। पहला ग्राउंड मैंने यही लिया। दूसरा दूसरा इस कानून को ये कहा गया कि ये हम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून बना रहे, नहीं तो देश में ऐसे बहुत सारी अशांति फैलेगी। तो पब्लिक ऑर्डर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, वो भी लिस्ट 2 में आता है, वो भी स्टेट सब्जेक्ट है। रूल ऑफ लॉ मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, राइट टू मूव जस्टिस आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस कानून ने केवल आक्रांताओं के इलीगल काम को ही लीगलाइज नहीं किया, बल्कि वो ढांचे जो अन इस्लामिक है, जो अनकुरानिक है, जो इस्लाम की मान्यता के खिलाफ बनाए गए हैं, जो कुरान हदीस के जो मान्यता उसके खिलाफ बनाए, उसको भी लीगलाइज कर दिया। उदाहरण के लिए कुरान में और हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है कि मस्जिद वहां बनेगी जो जमीन वर्जिन होगी, किसी ढांचे के ऊपर जमीन नहीं बनाई जाएगी, और जो जमीन पे बनेगा वो पैसा देके खरीद के वहां मस्जिद बनेगी। इसलिए मोहम्मद साहब ने जब मस्जिद बनाई थी, पहली वाली मस्जिद मक्का मदीना में, बाकायदा उन्होंने पैसे दिए थे, पैसे देके तब खरीदा था। ऐसा नहीं कि कोई खाली पड़ी जमीन हो, सड़क के किनारे कहीं भी मस्जिद बना लो, कहीं भी मदरसा बना लो, कहीं भी मजार बना लो, ये इस्लाम कुरान के खिलाफ है। तो मैंने ये कहा कि ये जितने ढांचे बने हुए हैं, चाहे काशी का है, चाहे मथुरा का है, चाहे अहमदाबाद में भद्रकाली का है, चाहे जौनपुर में अटाला का है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम के भी खिलाफ है। क्योंकि इस्लाम में जो जमीन है वो पाक होनी चाहिए, वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए, वो जमीन जो है वो हलाल नहीं होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए। ये तो हराम जमीन पे बन गया। अश्वनी जी, मेरा सवाल इसी से एक जुड़ा हुआ और है। जब 91 में कानून बना था, उस समय देश के हालात के बारे में हम सबको पता है, आपको भी पता है। और राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, और जितने भी पक्षकार थे और जो समाज के संजीदा और लोग थे, सबकी कोशिश थी कि किसी तरह से समाज में सद्भाव कायम किया जाए, विवाद को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और तब एक ये सर्वमान्य कानून बनाया गया था और निर्णय लिया गया कि राम मंदिर का जो विवाद है, वो चूंकि पहले से अदालत में लंबित है, तो राम मंदिर के बारे में जो अदालत का फैसला आएगा वो दोनों पक्ष मानेंगे। और इसके अलावा जितने भी इस तरह के पूजा स्थलों से जुड़े हुए विवाद हैं, उसके लिए एक कट ऑफ डेट तय की गई कि ये अंतहीन सिलसिला अब खत्म होना चाहिए, नहीं तो कभी भी कोई एक मंदिर या मस्जिद को लेके और अदालत में जाएगा और सदियों और वर्षों उसका विवाद चलता रहेगा। जी तो जी, इसलिए 91 का कानून बना। ये मैं सबकी आपको जानकारी में था, सबकी सहमति से था, और इसलिए पार्लियामेंट में भी लगभग सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था। अब जब राम मंदिर का विवाद खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर इस कानून को चुनौती देना, इसलिए लोगों को शंका हो रही है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है। और जैसा कि आपने भी अपनी बातचीत में कहा कि आपको उम्मीद है कि 2 साल के अंदर-अंदर इस पर कोर्ट से कोई आदेश आ जाएगा। तो यानी 2022 से 24 के बीच में आपको भी लग रहा है कि कोई एक आदेश और आ जाएगा, और फिर उस आदेश के बाद फिर समाज में एक नए तरीके का वातावरण पैदा होगा, और उस वातावरण का राजनैतिक लाभ अलग-अलग तरीके से लोग उठाने की कोशिश करेंगे। आपको भी नहीं लग रहा है इस ऐसा? देखिए वसीम जी, पहली बात तो ये कि इस देश में
शांति, भाईचारा, सेकुलरिज्म का सारा भार हिंदुओं के कंधे पे क्यों? जैन के ही कंधे पे क्यों? बौद्ध के ही कंधे पे क्यों? दूसरी बात, जब ये जो ढांचे बने गए ये इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ, या तो कुरान को मत मानो, हदीस को मत मानो। यदि आप कुरान और हदीस मानते हो तो जरा कुरान में बताओ ये बात लिखा है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, सभी मौलानाओं से कहता हूँ, सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से कहता हूँ, आप ये बता दो, ये नकार दो कि ये बात कुरान में नहीं लिखी है कि हाँ जो जमीन है वो वर्जिन होनी चाहिए, वो पाक होनी चाहिए और पैसा देके खरीदी होनी चाहिए, उस जमीन पर कोई ढांचा नहीं होना चाहिए जहां मस्जिद बनाई जाएगी। अगर ये नहीं लिखा हो तो चलो बात खत्म करो। दूसरी बात, ये हिंदू बनाम मुस्लिम का इशू नहीं है वासिम, ये विदेशियों बनाम और भारतीय और विदेशियों के बीच का मामला है। यहाँ कुछ लुटेरे आए, चंगेज, पंगेज, लोधी, बहलोल, दुनिया भर के आए, वो आए यहाँ लूटे, लूटे उन्होंने तलवार के दम पे यहाँ पे लोगों का धर्मांतरण भी कराया और बंदूक के दम पे उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। अब जब वो लुटेरे चले गए तो जो लोग भारत में आज मुसलमान है, इनफैक्ट वो खुद भी कन्वर्ट हुए, कोई 11वीं शताब्दी में कन्वर्ट हुआ, कोई 12वीं शताब्दी में कन्वर्ट हुआ, कोई 13वीं शताब्दी में कन्वर्ट हुआ। ये जो यहाँ पे भारत में रह रहे हैं ये बाबर के वंशज नहीं है, हुमायूं औरंगजेब के वंशज नहीं है, ये चंगेज खां के वंशज नहीं है, ये सारे के सारे, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। आज भी वेस्ट यूपी में तो आज भी लोग त्यागी लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, मुसलमान है फिर भी त्यागी चौधरी लिखते हैं, ऐसे चल रहा है। तो ये लोग उन विदेशी आक्रांताओं के साथ क्यों खड़े हो गए? इनको तो कहना चाहिए कि भाई ठीक है वो लुटेरे आए, चलो उन्होंने गलती कर दिया, अभी अब इसको ठीक कर लिया जाए, हिस्टोरिक रॉन्ग है, इसको ठीक कर लिया जाए। दूसरी बात, आप सारा का सारा जो बर्डन है इस देश में शांति, एकता, भाईचारा का, वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे, इस देश के सब लोग नागरिक हैं, सबको उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस देश में शांति और एकता की बात तो सबको करना चाहिए। तीसरी बात ये, इसका जो सबसे अच्छा समाधान हो सकता है कि भाई सारे धर्मगुरु बैठे, मुस्लिम धर्मगुरु अपनी कुरान हदीस लेके बैठे, हिंदू धर्मगुरु अपना वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत लेके बैठ जाए, ईसाई बाइबिल लेके बैठ जाए, ऐसे जैन, बौद्ध, सिख भी बैठ जाए। जिसकी किताब में जिस स्थान का जिक्र है उसको छोड़ दे। अगर काशी का जिक्र किसी कुरान हदीस में हो तो ठीक समझ में आता है, ज्ञानवापी वहां है, लेकिन अगर काशी का जिक्र हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण में है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे किसी स्थान का जिक्र अगर कुरान हदीस में आ रहा है उसको हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए। किसी किसी कुरान का, किसी स्थान का जिक्र जैन के किताबों में आ रहा है उसको जैनियों को दे देना चाहिए। सबसे बड़ी अस्थायी समाधान, जिसकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनकी पूजा होती है, जिनकी मान्यता है, उन मान्यता प्राप्त किताबों में जिनका जिनका जिक्र है उसको आप उसको दे दीजिए, शांति हो जाएगी। जिसका अब इसके बाद अगर छोटे मोचे बचेंगे ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन काशी का मंदिर एक सामान्य मंदिर नहीं है वासिम जी। जो आपके घर के अंदर मंदिर है, आपके मोहल्ले में मंदिर है या मेरे मोहल्ले में मंदिर है, उसकी आप काशी विश्वनाथ से तुलना नहीं कर सकते। काशी विश्वनाथ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, वो पूरी दुनिया में 12 ही है, वो 13वां भी नहीं है। ऐसे मथुरा, वो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, वो आपके घर का मंदिर है, मेरे घर का मंदिर नहीं है, और आपके मोहल्ले मेरे मोहल्ले का मंदिर नहीं है, वो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है जो दुनिया में एक ही है। भद्रकाली का मंदिर जो है वो दुनिया में एक ही है। ऐसे इन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और फिर ये देश, अगर आप ये नहीं मानते तो बड़ी सीधी सी बात है, ये देश न वेद से चलता है, न पुराण से, न गीता से, न रामायण से, न बाइबल से, न कुरान से। जब ये देश संविधान से चलता है और ये कानून संविधान के खिलाफ बना हुआ है तो मैं क्यों न चैलेंज करूं इसको? नहीं, मैं क्यों न मेरा मैंने मैंने ये तो कहा नहीं कि हिंदू मुस्लिम का मामला है, ये तो आप अपने जवाब में कह रहे हैं। मैंने तो खाली ये बताया कि जिस समय 91 में ये कानून बना था, उस समय देश के सामाजिक राजनैतिक हालात काफ़ी विस्फोटक थे और उसको देखते हुए समाज में एक सद्भाव पैदा करने के लिए इस कानून को बनाने का निर्णय लिया गया था और उस मैं समय सभी देश की राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। ये शांति स्थापित करने के लिए किया गया होता तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती, कांग्रेस को तुष्टीकरण करना था, कांग्रेस को केवल खुश करना था, इसलिए किया गया। ये कानून काला कानून है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के समर्थन में एक भी दलील नहीं। जिस दिन बहस पे आएगा सुनवाई तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2 दिन भी इसकी बहस नहीं चलने वाली है। इसकी बहस कोई 10 दिन या 20 दिन नहीं चलेगी, 2 दिन में बड़े मुश्किल से इसकी बहस चलेगी। इस कानून में बिल्कुल दम नहीं है। जिस दिन सुनवाई पे आएगा 2 दिन में कानून खत्म हो।
तो अश्वनी जी, इतने दिन बाद क्यों आपने याचिका दाखिल की? जब ये 91 में कानून बन गया था, तो 91 से लेके और 2020 तक क्यों नहीं कोई याचिका दाखिल हुई? इस कानून को चुनौती क्यों नहीं दी गई? ये तो प्रभु की इच्छा है, जब प्रभु हमें जो आदेश करते हैं तो वही कर देते हैं। जब कोई आप जैसे मित्र मिलते हैं, बताते हैं भाई यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है, तो मैं वहां कर देता हूँ। किसी ने मुझे बताया ट्रिपल तलाक गड़बड़ है, तो मैंने ट्रिपल तलाक फाइल कर दिया। किसी ने मुझे कहा कि आर्टिकल 35 है 370 खत्म होना चाहिए, जब मुझे समझ में आया हाँ खत्म होना चाहिए, तो मैंने फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब या नहीं, लेकिन इसीलिए तो टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है ना। टाइमिंग नहीं, पर इसलिए सवाल उठ रहा है कि आप लोग क्या इंतजार कर रहे थे कि पहले अयोध्या का विवाद खत्म हो, तो उसके बाद काशी का फिर पैदा किया जाए नए सिरे से? नहीं, नहीं, इस कानून बेसिकली इस कानून के बारे में अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, इसको समझना जरूरी है। राम मंदिर की सुनवाई 40 दिन चली थी। मैं 40 दिन पूरे के पूरे शुरुआत से लेके आखिर तक रहता था। पूरे 40 दिन मैंने सारा काम धाम छोड़ के केवल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी बैठा रहता था, क्योंकि सिया वक्फ बोर्ड इसमें पार्टी थी और सिया वक्फ बोर्ड का मैं वकील था। वसीम रिजवी का जो सिया वक्फ बोर्ड है वो भी इसमें पार्टी थी और मैं उनका वकील था, तो मैं मेरा बैठना वहां मजबूरी भी थी, मुझे वहां सुनना था सबकी दलीलें। जब वो दलीलें शुरू हुई और इस कानून के पक्ष में एक से बढ़कर एक दलील दी जाने लगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, राजीव धवन की तरफ से, तब मुझे लगा कि ये गलत चीज को किस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है। उनकी कोशिश थी कि कैसे भी करके इस कानून के बारे में दो चार अच्छे पैरा लिखवा दे। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि यार ये कानून तो चैलेंज में है ही नहीं, इस कानून का जिक्र हो क्यों रहा है। तो मुझे लगता है ये चैलेंज केवल इसलिए हुआ है कि उस सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती इस कानून के बारे में 2 दिन वहां पे बहस कर रखी। अगर वो बहस नहीं करते तो मेरा ध्यान इस कानून पे जाता ही नहीं। मेरा तो ध्यान इस कानून पे तब गया जब राजीव धवन साहब इस कानून को ऐसा बता रहे थे, ऐसा बता रहे थे, तब मैं ध्यान है कि 1.5 पन्ने का कानून है, टोटल इसमें 5-6 सेक्शन है। फिर मैं निकाल के पढ़ा फिर थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने 2-4 दिन सोचा, तब मुझे लगा कि ये कानून तो यहाँ पे कहीं बीच में है नहीं, इस कानून की बात तो होनी नहीं चाहिए थी, हो क्यों रही है। फिर मुझे समझ में आया कि इस कानून के बारे में ये 2-4-6 पैरा लिखवाना चाहते हैं जजमेंट से, जिससे कि बाद में ये कानून कोई चैलेंज न कर पाए। तो वास्तव में जो चैलेंज हुआ है कानून, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के कारण हुआ है, राजीव धवन साहब के कारण हुआ है। अगर वो बहस नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। अच्छा, आखिरी सवाल एक आपसे पूछ रहे हैं। जिस तरह से वाराणसी की एक अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है, आपको लग रहा है कि कमोबेश धीरे-धीरे उसी तरह के वातावरण बन रहे हैं जब अयोध्या में उस विवादित पूजा स्थल में पहले मूर्तियां रखवाने से लेके और ताला खुलवाने तक में मजिस्ट्रेटियल आदेशों का सहारा लिया गया था। अब उसी तरह का वातावरण फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को आधार बना के तैयार किया जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब कोई गोली चलवाने वाली सरकार नहीं है। कोई ऐसी भी सरकार नहीं जो हर मामले में पुष्टिकरण करेगी। केंद्र में भी ऐसी सरकार है जो संविधान कानून को मानती है, राज्य में भी ऐसी सरकार है जो संविधान कानून को मानती है। तो कोर्ट जो आदेश करेगा, ये दोनों सरकारें उसका पालन करती जाएंगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मूर्ति रखनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। जैसे अभी ऑर्डर हो गया कि भाई ऐसा ही खुदा ही करे, मुझे नहीं लगता कि माननीय योगी जी इसका विरोध करेंगे या माननीय मोदी जी इसका विरोध करेंगे। ना केंद्र विरोध करेगा ना राज्य विरोध करेगा। तो जो कोर्ट का ऑर्डर होता जाएगा उसका फॉलोअप होता जाएगा। बाकी जहां तक शांति रहेगी अशांति, ये हिंदुओं पे डिपेंड नहीं करेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड या जो लोग इसका विरोध करने वाले। बड़ी सीधी सी बात है भाई, ये काशी का मामला, मथुरा का मामला, ये उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जितना मक्का मदीना का। ये मुस्लिम भाई क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो मक्का मदीना को जितना पवित्र मानते हैं, हम उससे ज्यादा पवित्र मानते हैं काशी और मथुरा को। ये तो अब भगवान, उम्मीद किया जाए कि 2022 से 24 के बीच में कोई निर्णायक फैसला आ जाएगा इस विवाद पर भी। मुझे लगता है कि अभी तो 30 अप्रैल को दिखा रहा है, डेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी डेट आ रही है 30 अप्रैल को। अभी देखते हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या जवाब आता है। जवाब नहीं आएगा तो हम दोबारा मेंशन करेंगे। भाई जवाब नहीं आ रहा है तो जैसे हिंदी में कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, ऐसे ऐसे जुडिशियल एक डॉक्ट्रिन होती है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। तो मैं तो कोर्ट को बोलूंगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है यानी वो काउंटर नहीं फाइल करना चाहती है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, वो हमारी याचिका का समर्थन कर रही है, आप इसको फाइनल हियरिंग पे लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी जी।
इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू।